नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सी संदीप शर्मा, कन्वेनर ईस्टर्ली स्टडी सर्कल की तरफ से सारे पैनलिस्ट, सारे पार्टिसिपेंट का स्वागत करता हूं। एमएसएमई जैसा कि आपको पता है, इट्स जो प्रधानमंत्री जी की दो सपने हैं, पहला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और दूसरा जो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वोकल फॉर लोकल, ये दोनों ही एमएसएमई का सेक्टर का दोनों में ही बहुत ही अहम रोल है। आपको पता होगा एमएसएमई आज के करंट डेट सिचुएशन में भारत में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इसकी करंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अराउंड 29% है और साथ साथ एक्सपोर्ट में भी 50% से ज्यादा की है। अगर हम बीइंग ए प्रोफेशनल भी देखें तो हमारे लिए इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। अपने चेयरमैन एनआईसी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शशांक जी प्लीज आप दो शब्द कहें। नमस्कार संदीप जी और अमित जी, दुर्गादास सर, मुकेश मोहन सर, and a very warm welcome to all the participants today. सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमारे बीच में श्री मुकेश मोहन गुप्ता जी, जो हमारे बरादरी से ही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एमएसएमई पे मैं समझता हूँ इनका एक बहुत बड़ा कमांड है। इन्होंने ये प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। हमारे बीच में श्री पीयूष अग्रवाल जी, ये एमएसएमई में ही है, इसलिए 32 ईयर से इनका जो एक्सपीरियंस है। तो अब मैं समझता हूँ एमएसएमई पे जिसके भी जो भी डाउट्स है हमारे मेंबर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है आज का। कोई भी अपने क्वेश्चंस हो, हम चाहते हैं सेमिनार को, इस वेबिनार को इंटरेक्टिव बनाएं। इवन 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट आर एमएसएमई। इस चीज के लिए हमारे बीच में सी अमित अरोड़ा, जो प्रोफेशन से सीए हैं लेकिन मीडिया में बहुत अपना दखल रखते हैं। दूरदर्शन पर इनके इंटरव्यूज आ चुके हैं, लोगों के बहुत इंटरव्यू ले चुके हैं। लाइव कमेंट्री इन्होंने ट्रंप की चंद्रयान जब ये लॉन्च किया गया था उसकी लाइव कमेंट्री इन्होंने की थी। करतारपुर जो कॉरिडोर खुला उसकी लाइव कमेंट्री की। तो अमित जी, मैं समझता हूँ आज का हमारा सेमिनार बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So, thank you everyone for the kind introduction. I think हम शुरू करेंगे मुकेश जी से। तो मुकेश जी एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट हमें दे दें कि एमएसएमई को लेकर 1 जुलाई जो तारीख थी उसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव हैं। तो एक वो बैकग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद हम पीयूष जी को भी जरूर सुनेंगे। जैसा दुर्गादास अग्रवाल जी ने कहा कि उनका 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव है एमएसएमई का, तो ये बहुत सुनहरा मौका है हमारे पास कि हमारे साथ पीयूष जी भी हैं, मुकेश जी भी हैं। ऑडियंस में लगातार जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप सवाल जरूर पूछें। तो मेरे पास कागज और पेन है, जो आपके सवाल आएंगे मैं नोट करता चलूंगा। एक बार शुरुआती कमेंट्स हो जाएं दोनों पैनलिस्ट मुकेश जी से और पीयूष जी से, तो फिर दोनों मेहमानों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि हम जितने ज्यादा सवाल ले लें ऑडियंस के उतना बेहतर हो। तो छोटे छोटे सवाल लेंगे, छोटे छोटे आंसर, लेकिन शुरुआत हम करेंगे मुकेश जी से कि हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताएं कि 1 जुलाई क्यों महत्वपूर्ण तारीख थी और नई स्कीम्स क्या हैं। तो थैंक यू वेरी मच अमित अरोड़ा जी। तो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, वो क्या है देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में शुरू से जब ये एक ऐसी जरूरत महसूस की गई कि कोई छोटे व्यापारियों के लिए कोई कहीं एक्ट नहीं है, कोई डेफिनेशन उनकी नहीं है, तो 2006 में 2 अक्टूबर 2006 को एक एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ और जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट। ये एक एक्ट आया 2006 में 2006 2 अक्टूबर को। इस एक्ट में ये कहा गया कि एमएसएमई में जो अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के दोनों जो एक्टिविटीज हैं वो दोनों कवर की जाएंगी। ट्रेडिंग एक्टिविटीज तब भी वो एमएसएमई से बाहर था, आज भी एमएसएमई से बाहर है। सन 2006 में जब ये एमएसएमई एक्ट आया तब एमएसएमई को डिफाइन किया गया 3 रूप में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की तीनों की अलग अलग डेफिनेशन डिफाइन की गई एमएसएमई एक्ट 2006 में। और साथ में एक और चीज था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए डेफिनेशन अलग थी और सर्विस सेक्टर के लिए डेफिनेशन अलग थी, लेकिन जो बेसिस था दोनों का, वो दोनों का बेसिस एक ही था कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स फॉर सर्विस इंडस्ट्री।
तो जो बेसिस था डेफिनेशन का और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, वो एक ही था कि बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में उनको इक्विपमेंट देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट के बेस पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी गई। अब काफी समय हो गया था, 2006 से 2020 में हम पहुंच गए थे। लगातार एक मांग रही थी इंडस्ट्रियल बॉडीज की, एमएसएमईज की, कि साहब ये आपने 2006 में जो लिमिट फिक्स करी थी, जिनके बारे में अभी आपसे बात करूंगा, तो एक ये डिमांड थी कि साहब 2006 से हम 2020 में आ गए हैं, लेकिन आपने इस लिमिट को कुछ बढ़ाया नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और डिमांड थी इंडस्ट्रियल बॉडीज की और एमएसएमईज की। वो कहते थे कि साहब ये जो आपने जो डेफिनेशन का क्राइटेरिया रखा है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट रखा है, जबकि बहुत सारे देशों में अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो हमारे देश में भी ये टर्नओवर बेस्ड होना चाहिए, कि बेस्ड ऑन द टर्नओवर ऑफ एन एंटरप्राइज डिसाइड होना चाहिए कि ये माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। मुझे लगता है कि सरकार ने हम दोनों की बातों को सुन लिया है। उन्होंने कहा कि चलो लिमिट भी बढ़ा देते हैं और साथ में इसको टर्नओवर से लिंक भी कर देते हैं। तो ये कैसे हुआ? 1 जून को पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया सरकार ने, और उसमें उन्होंने बताया कि भाई 1 जुलाई से ये जो नई डेफिनेशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। और 1 जून को एक सर्कुलर इशू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से, जहां पर उन्होंने नई डेफिनेशन के बारे में बताया कि अब ये एक कंपोजिट क्राइटेरिया होगा बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये भी कहा कि अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, जो क्राइटेरिया होंगे वो दोनों के लिए एक कॉमन क्राइटेरिया उन्होंने रख दिया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए। तो जब ये, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1 जून को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एक सर्कुलर इशू नोटिफिकेशन इशू किया, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई अब जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है, उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया है। लेकिन उसके बाद एक डिमांड आने लगी कि साहब ये जो आपने नोटिफिकेशन इशू किया 1 जून को, जिसका नंबर है 1702E, उसमें एक जो एमएसएमईज हैं, जो एसोसिएशंस हैं, हम जैसे आप जैसे लोग हैं, हमने कहा कि साहब उससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो एक डिटेल्ड आप हमें नोटिफिकेशन इसके बारे में हमें बता दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने हमारी जो डिमांड थी उसको समझा, और पीयूष अग्रवाल जी जो यहाँ आज हमारे साथ हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने, उन्होंने एक पूरा एक डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई इस नए एमएसएमई डेफिनेशन के ऊपर। उसके द्वारा ये जो नया नोटिफिकेशन फिर एक इशू किया गया SO 2119E डेटेड 26 जून 2020, और इस नए नोटिफिकेशन के द्वारा जो पुराना नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा था, इसको एक तरह से सुपरसीड कर दिया है इस नए नोटिफिकेशन ने। और अब एक्चुअल में ये जो नया नोटिफिकेशन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है SO 2119E डेटेड जून 26, 2020, ये ही एप्लीकेबल है। ये दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था कि जो डेफिनेशन थी पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। जो पहले डेफिनेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, और अगर आप ऊपर वाला जो ये देखेंगे टेबल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की डेफिनेशन अलग अलग थी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो माइक्रो एंटरप्राइजेज वो कहलाती थी, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करें, जहां इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख तक था। अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा है और 5 करोड़ रुपए तक होता है तो आप स्मॉल कैटेगरी में आते थे, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक ये इन्वेस्टमेंट होता था, तब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मीडियम कैटेगरी में आते थे। इसी तरह सर्विस सेक्टर की डेफिनेशन जो थी वो माइक्रो सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट जो इक्विपमेंट में है 10 लाख तक, स्मॉल कैटेगरी में 2 करोड़ तक, और मीडियम सेक्टर में 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में अगर आपका आता है तब आप MSME के अंदर में आते हैं। दोस्तों अब ये पूरा चेंज हो गया है, ये खत्म हो गया है। अब जो नया जो डेफिनेशन है वो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात ये कंपोजिट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए ये अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइज वो है जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट 1 करोड़ तक है, एंड इस एंड को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, यानी दोनों आपको कंडीशन कंप्लाई करनी है।
टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लाई होती हैं तब आप माइक्रो में आते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट 10 करोड़ तक है और साथ में टर्नओवर 50 करोड़ तक है तब स्मॉल में आते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 50 करोड़ तक है और टर्नओवर 250 करोड़ तक है तब आप मीडियम कैटेगरी में आते हैं। तो नई डेफिनेशन ये आपके सामने। दोस्तों ये जो अब रजिस्ट्रेशन होता था एमएसएमई का, इसको हम बोलते थे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब ये जब सर्कुलर इशू किया, नोटिफिकेशन जब इशू किया 26 जून को, जो मैंने आपको बताया 2119, उसके द्वारा अब ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन का नाम बदलकर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। और साथ में एक इसकी की फीचर ये जो मैंने आपको बताया कि कंपोजिट क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का, यानी दोनों चीजें आपको पूरी करनी है किसी भी कैटेगरी में आने के लिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नया नोटिफिकेशन बहुत डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा कुछ पुराने नोटिफिकेशन को सुपरसीड कर दिया गया है यहाँ इस नए नोटिफिकेशन में, जिसका नंबर है 2119E। एक तो जो 1 जून 2020 का मैंने आपको बताया जो नोटिफिकेशन, जहां पर डेफिनेशन के बारे में नई क्राइटेरिया आए थे, उसको ये सुपरसीड कर रहा है। लेकिन केवल इतना सुपरसीड कर रहा है कि जो लिमिट्स हैं वो वही रहेंगी, लेकिन उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन क्योंकि अब इशू कर दिया है सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने, इसलिए पुराने जो नोटिफिकेशन बहुत छोटा नोटिफिकेशन था उसको अब एक तरह से सुपरसीड कर दिया है इस नए नोटिफिकेशन ने। एक दूसरा नोटिफिकेशन था 2052, इसमें केवल ये बताया गया था कि आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, क्या उसका सिस्टम होगा। अब क्योंकि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नहीं बचा, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो इसलिए वो भी जो नोटिफिकेशन है वो इससे सुपरसीड हो जाता है। एक नोटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था 3322E। इस नोटिफिकेशन को इशू किया गया था 1 नवंबर 2013 को। ये नोटिफिकेशन भी अब खत्म हो गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि अगर आप अपवर्ड जाते हैं, यानी माइक्रो से स्मॉल में, स्मॉल से मीडियम में, या मीडियम से बाहर आप चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर ज्यादा हो जाता है तो आप 3 साल तक वो सारे बेनिफिट जो आपके पहले वाले क्लासिफिकेशन में थे वो आपको 3 साल तक मिलते रहेंगे। ये अब खत्म कर दिया गया है, अब 3 साल तक नहीं मिलेगा ये जो बेनिफिट है। एक दोस्तों एक नोटिफिकेशन था 1722E, ये 2006 में ही इशू कर दिया गया था, जिस सन में ये MSMED एक्ट आया था। वहां पर ये बताया गया था कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की, तो बहुत सारी ऐसी मशीन है जो आपको एक्सक्लूड कर देनी है, जैसे था टूल्स था, जिग्स थे, डाइस थी, DG सेट था, ट्रांसफार्मर कॉस्ट था, इस तरह के बहुत सारे कॉस्ट थे। वो कहा था इस सर्कुलर के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा, कि आप अपना जब कैलकुलेट करें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो भैया इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। लेकिन अब ये भी खत्म हो गया है। मैं समझता हूं कि इसका शायद रीजन ये है कि अब इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, टर्नओवर भी काफी ज्यादा हो गई, जो पहले टर्नओवर का खैर बेस ही नहीं था। जहां पहले MSME में टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ही कवर होता था, अब MSME के अंदर 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट क्योंकि कवर कर लिया गया है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये भी अब विड्रॉ कर लिया गया है। दोस्तों ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें कुछ खास बात ये है, 2 चीज बताई गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये बताया गया है क्योंकि जो पहला जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था 1 जून को, उसमें ये सब डिटेल नहीं थी। उसमें ये नहीं बताया था कि भाई इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्नओवर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये कहा गया है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट है उसको इनकम टैक्स एक्ट से हम लिंक कर देंगे। जो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वहां पर जो एनेक्जर होता है फिक्स्ड एसेट्स का, वहां पर उससे हम लिंक कर देंगे। इसमें 2-3 चीज ये है, पहले होता था कि जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी था वो ग्रॉस वैल्यू पर लिया जाता था, और जो अगर आप सेकंड हैंड मशीन कोई खरीदते हैं तब भी जहां से आपने खरीदी है सेकंड हैंड मशीन,
तो ओरिजिनल जो परचेज प्राइस थी वो ली जाती थी, अब ये WDV जो प्राइस होगी वो ही ली जाएगी आपका कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। दूसरा ये है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर है, आपने जो पिछले साल की जो 31 मार्च की जो रिटर्न फाइल की है अपनी, उसके बेस पर ही ये सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और इसमें दोस्तों ये भी एक कहा गया है कि जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर फिटिंग्स, वो सारी कवर की जाएंगी इस इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की में। तो एक तरह से ये समझा जाए कि अगर हमारा कोई हमने कोई व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं या कोई और भी चीजें हैं या टूल्स डिस्क जाई जो भी हैं, वो सब अब ली जाएंगी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भैया आप कह रहे हो कि इन जो इनकम टैक्स से लिंक की जाएगी, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका क्या होगा? मैंने अभी अपना एक बिजनेस शुरू किया है और मैंने अभी कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आप कैसे लिंक करेंगे? तो उसका भी समाधान यहाँ पीयूष जी ने कर दिया है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। उन्होंने कहा कि आप खुद डिक्लेयर कर दीजिएगा और जो आपकी परचेज प्राइस और इनवॉइस की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, बस उसमें से GST एक्सक्लूड कर दीजिएगा। तो बिना GST के जो आपकी कॉस्ट है वो आप अपने से बता दीजिए, आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तब भी कोई बात नहीं है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्कुलर जो विड्रॉ किया गया 1722, जहां पर बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे जहां जो पहले डेफिनेशन के हिसाब से एक्सक्लूड करने थे, अब वो एक्सक्लूड नहीं होने हैं। लेकिन जो MSMED एक्ट है उसमें एक सेक्शन 7(1) है, उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन 1 दिया गया है। वहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं कि उन चीजों को क्योंकि एक्ट में ही एक्सक्लूड करना है, जैसे पोल्यूशन के जो इक्विपमेंट्स हैं, रिसर्च डेवलपमेंट के इक्विपमेंट्स हैं, उनको आप देख लीजिएगा। वो 3 आइटम्स हैं, वो आपको अभी भी यहाँ पर एक्सक्लूड कर देने हैं। दोस्तों ये बात हुई कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। और दूसरा यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। सबसे पहला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होगा बहुत से MSME एंटरप्रेन्योर्स के लिए और हम प्रोफेशनल्स के लिए, कि जितनी भी एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो पूरी एक्सक्लूड कर दी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर अंडर दिस न्यू डेफिनेशन। और ये टर्नओवर भी आपके GST और इनकम टैक्स से लिंक होगी। आपकी टर्नओवर सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर मानी जाएगी। और एक चीज और कि अभी तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो 31 मार्च 2020 तक, लेकिन अगर आपने 31 मार्च 2020 के बाद ये रजिस्ट्रेशन कराना चाहा उद्यम, तो आपको अपना पैन और GST जरूर लेना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है GST के लिए उससे कम भी रहती है, तब भी यहाँ आपको MSME में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 31 मार्च 2021 तक तो छूट है, लेकिन उसके बाद आपको ये जरूर लेना पड़ेगा अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उद्यम। और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन दोस्तों शुरू हो चुका है 1 जुलाई 2020 से। आप अभी आज ही जाकर अपना ये कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि अगर आपने पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन अपना लिया है या EM पार्ट 2 लिया है, तो आपको 31 मार्च 2021 तक ये जरूर कर लेना है, नहीं तो आपका जो पुराना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है वो भी सस्पेंड हो जाएगा और आप नए उद्यम रजिस्ट्रेशन में भी नहीं आएंगे। दोस्तों प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। आप ये udyog-aadhar.gov.in या उद्यम registration.gov.in इस साइट पर चले जाइएगा। वहां पर बहुत ही सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आधार कार्ड चाहिए होता है आपको। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप फर्म है तो जो मैनेजिंग पार्टनर हैं उनका, अगर आपका HUF है तो कर्ता का, अगर आप कंपनी या सोसाइटी या ट्रस्ट में काम कर रहे हैं तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनका। एक खास बात और है कि अब एक उद्यम रजिस्ट्रेशन एक एंटरप्राइज को मिलेगा। पहले ये अलग अलग आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस फैसिलिटीज होती थी तो उनके लिए मिल जाता था। अब ये पूरा कैलकुलेट करने के लिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका ये पूरा कंबाइंड किया जाएगा। आपकी अगर अलग अलग यूनिट्स हैं तब उन सब यूनिट्स को एक ही, लेकिन आप अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप जितनी चाहें अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। मतलब आप अगर 2 तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, 5 सर्विस देते हैं, आप सभी जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज को अपने इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में ऐड कर सकते हैं।
और ये मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अभी कोई है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या EM पार्ट 2, तो अब वो 31 मार्च के बाद बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, तो आप उससे पहले पहले अपना ये नया रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि वहाँ 3 साल के लिए आपको फैसिलिटी मिल रही थी कि अगर आप अपवर्ड ग्रेजुएशन करते हैं, यहाँ पर अपवर्ड और रिवर्स ग्रेजुएशन के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपवर्ड होते हैं तो आपका जो प्रिवेलिंग स्टेटस है, जो अभी जिस स्टेटस में है, वो 1 साल तक रहेगा फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और अगर आप रिवर्स ग्रेजुएशन हो रहे हैं, यानी मीडियम से आप जा रहे हैं स्मॉल में या स्मॉल से आप आ रहे हैं मीडियम में, तो एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट कैटेगरी टिल द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड बेनिफिट ऑफ द चेंज स्टेटस ओनली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से। जब आप नए कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको 1 अप्रैल से मिलेगा ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच सच चेंज टुक प्लेस। बहुत से सवाल मेरे पास यहाँ पर हैं, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, और जिस जागृति की आपने बात की वो जागृति भी ऐसे ही आएगी कि जनता सवाल जरूर पूछे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अगर विद्यार्थी जो सुन रहा है उसे विषय की समझ पड़ रही है तो वो सवाल जरूर पूछेगा। तो बहुत से सवाल हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं पैनलिस्ट से पूछूं, मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री पीयूष अग्रवाल जी से, डेप्यूटी डायरेक्टर इन द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप अपने इनिशियल कमेंट्स रखें सर। 5-7 मिनट में थोड़ा बताइए कि कोविड-19 के बाद जो स्थिति आई है उसको लेकर और 1 जुलाई से क्या खास तौर पे बदलाव है MSME को लेकर। पीयूष जी। जस्ट ये बताना चाहूंगा कि 2006 में हमारा जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था वो आया था, 2006 में आया था MSMED एक्ट, और उसके बाद करीब 14 साल हो गए और हम लोग जो है इसकी लिमिट जो है ना तो रिवाइज कर पाए ना इसमें कोई चेंज ला पाए। इसका रीजन ये था कि पहले हम लोगों ने जब इसको इनिशिएट किया तो हमने ये सोचा था कि हम इस एक्ट में ही अमेंडमेंट करेंगे। तो हम 2015 में एक बिल लेकर के आए थे जिसमें हमने सिर्फ प्लांट और मशीनरी का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन बिल जो है पास नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद में 2018 में हमने दूसरा एक और बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें हमने जो है केवल टर्नओवर को क्राइटेरिया रखा। 2015 में जो बिल लाए थे केवल प्लांट और मशीनरी को बढ़ाने के लिए लाए थे, 2018 में जो लेके आए उसमें केवल टर्नओवर को बढ़ाने के लिए लेके आए। तो उसका जो है कुछ एसोसिएशन से रेजिस्टेंस हुआ और DRPSC डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इंडस्ट्री की, उन्होंने जो है इस इश्यू को रेज किया कि आप जो है खाली टर्नओवर मत रखिए और जो आपने रखा है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे है। तो हमने इसको फिर री एग्जामिन किया, फिर हमने एक्ट को भी दोबारा से री एग्जामिन किया और हमने ये देखा कि इसमें हमें एक्ट में अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है, हम नोटिफिकेशन से इसको इश्यू कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने 2006 में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था डेफिनेशन पे ही, और इसलिए जो है दूसरे नोटिफिकेशन से हम इसको वो कर सकते हैं, रिवोक करके पहला वाला नोटिफिकेशन दूसरा ला सकते हैं। तो जब ये हमारे दिमाग में आया, जब हमने एनालिसिस किया, तो हमने जो है फिर इसमें तुरंत काम शुरू कर दिया और हमारा ये काम जो है जनवरी से शुरू हो गया था, कोविड से पहले शुरू हो गया था। और करीब करीब कोविड जब इंडिया में एक तरह से फेस किया, इंडिया ने जब फेस किया, तब तक ये हमारा नोटिफिकेशन तैयार हो चुका था। लेकिन फिर भी चूंकि कोविड आ गया था और MSMEs की परेशानी बढ़ गई थी, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको इमीडिएटली इश्यू करना ठीक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब MSME खुद ही सफर कर रहा है, तो ऐसे में यह है कि नोटिफिकेशन ला करके उनको और कंफ्यूजन क्रिएट करें, उनको बोलें कि भाई आप री-रजिस्ट्रेशन करो, तो वो सब चीजें ठीक नहीं थी। तो मार्च में वैसे ही हमारा नोटिफिकेशन तैयार हो गया था, लेकिन हमने इसमें ये प्रयास किया कि ठीक है थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। फिर उचित समय देख करके फिर हमने इसको जो है इसको नोटिफिकेशन को हमने एक तरह से 1 जून को इश्यू किया पहला नोटिफिकेशन। उसके बाद में जैसे मुकेश जी ने बताया कि काफी क्लैरिफिकेशन रह गए थे कि भाई टर्नओवर कहाँ से लेंगे, टर्नओवर कौन सा होगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो वही रहेगी पहले वाली या कैसे होगी। तो ये सब जब हमने देखा कि काफी क्लैरिफिकेशन या काफी इसमें एम्बिग्यूटी रह गई है, तो फिर हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनफैक्ट सेक्रेटरी MSME, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ही नोटिफिकेशन लेके आए और सारे नोटिफिकेशन को उसमें क्लब कर दिया जाए। तो हमने ये प्रयास किए, तो जितने भी हमने 2006 से लेकर के और 2020 तक जितने भी नोटिफिकेशन इश्यू किए थे, वो सारे हमने जो है वो नोटिफिकेशन खत्म करके हमने इसी में सब्स्यूम कर दिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि 1722 था, एक और 399 था SO, जिसमें कि 3 इयर्स तक का बेनिफिट था। मतलब एक MSME अगर ग्रेजुएट होती है हायर कैटेगरी में, माइक्रो से स्मॉल में या स्मॉल से मीडियम में या मीडियम से लार्ज में, तो उसको 3 साल तक वो बेनिफिट कंटिन्यू था।
तो वो नोटिफिकेशन था। 1722 जो है उसमें ये था कि अभी प्लांट और मशीनरी जो डिफाइन करते हैं उसमें से क्या क्या एक्सक्लूड होगा, इंपोर्टेड मशीनरी के केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर आप सेकंड हैंड प्लांट और मशीनरी खरीदते हैं तब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये सारे जो नोटिफिकेशन थे 1, 2 और प्लस एक दो और छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू किए थे यूएम से रिलेटेड, वो सारे हमने सबस्यूम करके एक ही नोटिफिकेशन बना दिया। और इसलिए जो है मतलब एक ही नोटिफिकेशन करना था, तो 1 जून का नोटिफिकेशन भी इसमें ही सबस्यूम कर दिया एक तरह से। तो जो 26 जून का हमारा नोटिफिकेशन है वो एक कंबाइंड नोटिफिकेशन, आपको इसके अलावा कोई और नोटिफिकेशन रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे कभी भी। अगर कभी चेंज लाएंगे तब बात दूसरी है। तो हमारा एक ये कंपोजिट टर्नओवर और ये जो था मतलब डेफिनेशन का था, एक कंपोजिट डेफिनेशन भी हो गई और एक कंपोजिट नोटिफिकेशन भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। तो ये 26 जून का जो नोटिफिकेशन है ये एक तरह से हम कहेंगे कंपोजिट नोटिफिकेशन भी है, जिसमें सारी चीजें हैं। और कुछ लोग शायद ये जानना चाहेंगे कि 1722 आपने क्यों हटा दिया नोटिफिकेशन। तो चूंकि हमने लिमिट इतनी बढ़ा दी, 25 लाख को हमने 1 करोड़ कर दिया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे 10 करोड़ था तो मीडियम का, तो उसको 50 करोड़ कर दिया, उसको 5 टाइम्स कर दिया। तो इसलिए हमने सोचा कि छोटे से मतलब जो क्लैरिफिकेशंस जो रह गए हैं 1722 में कि प्लांट मशीनरी में से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हटा दी है, या क्रेन की कॉस्ट हटा दी है, या फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर की कॉस्ट हटा दी है, वो सब बड़े छोटे छोटे से चीजें रह गई थी जिसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं रह गया था। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख था उस समय, तो आप उस समय ये सब चीजें हटा देते थे, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अब जब हमने 25 लाख को ही बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया, या 10 करोड़ को बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया, तो इन सब चीजों का कोई सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता। तो इसलिए हमने 1722 भी हटा दिया। 399 जो SO1 399 है, उसमें हमने ये प्रोविजन किया था कि भाई 3 साल तक एक यूनिट को बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसमें भी मैंने यही सोचा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी ये सोचा कि इस नोटिफिकेशन को 3 साल तक देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लिमिट इतनी बढ़ गई है कि आदमी मतलब यूनिट जो है जल्दी ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लिमिटेशंस इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है काफी डिफरेंस है। जैसे 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है माइक्रो के लिए, ऐसी जो है 10 करोड़ तक है स्मॉल के लिए, 50 करोड़ तक है उसके लिए मीडियम के लिए। तो इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट इतनी ज्यादा है कि कोई इमीडिएटली ग्रेजुएट नहीं कर पाएगा कि 1 करोड़ से एकदम से 10 करोड़ उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, या 10 से एकदम से 50 करोड़ हो गया। तो इस नोटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं थी। फिर भी हमने ये कोशिश करी कि हम जो है बेनिफिट जो है वो कंटिन्यू करें इसका, और हमने 1 साल तक उसको बेनिफिट दिया है, 3 इयर्स की बजाय 1 साल बेनिफिट दिया है इसमें। तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं समझता हूँ अपने आप में कंपोजिट नोटिफिकेशन है, जिसमें सारी चीजें आपको मिल रही हैं। और इसमें जो पहले वाले नोटिफिकेशंस में जो लकुना रह गया था, जो कमी थी, वो सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमने उसमें ये डिफाइन किया था 1722 में कि अगर आप प्लांट मशीनरी नई खरीदते हैं या पुरानी खरीदती हैं तो ओरिजिनल प्राइस उसकी कंसिडर होगी, जो कि हम मतलब हमने इसको रियलाइज किया जब हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आए, एसोसिएशंस के हमारे पास क्लैरिफिकेशंस आए, तो हमने ये रियलाइज किया कि ये जो है ये गलत चीज है कि आप अगर कोई प्लांट मशीनरी मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस उसकी 1 करोड़ की है, आप किसी से खरीदते हैं उसको 20 लाख में या 50 लाख में, और हम उससे कहें कि नहीं आप इसका वैल्यूएशन 1 करोड़ पे ही करें, तो वो चीज जस्टिफाई नहीं होती है। लेकिन चूंकि वो नोटिफिकेशन था, कोई सर्कुलर नहीं था, तो अगर सर्कुलर होता तो शायद हम उसको इमीडिएटली विड्रॉ कर लेते। चूंकि ये नोटिफिकेशन था तो इसलिए हम उसको नोटिफिकेशन से ही विड्रॉ कर सकते थे। तो इसमें हमने ये कोशिश की है, इसमें काफी टाइम हमको खर्च करना पड़ा है। हमने इनफैक्ट आप मानेंगे कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ सीए तक से भी इसमें कमेंट्स लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से भी कमेंट्स लिए कि आपके क्या विचार हैं अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं। तो जो भी हमारे पास जो सबमिशंस आए उसके बेस पे फिर हमने ये सोचा कि नहीं ये गलत है, और हम जो है सेकंड हैंड की वैल्यूएशन जो है मार्केट वैल्यू या जो आपकी परचेज प्राइस है, जो इनवॉइस जनरेट हुआ है उस प्राइस पे हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ये जो है ये थोड़ा सा हमारे लिए अचीवमेंट है, और एमएसएमईज के लिए भी ये अचीवमेंट रहेगा कि जब आप कोई भी सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी खरीदते हैं तो उसका वैल्यूएशन वही होगा जो वो प्रोकर करते हैं जिस वैल्यू पे। तो ये सारी चीजें हमने इसमें डालने की कोशिश करी। कुछ हमारे पास ये भी प्रॉब्लम्स आ रही थी बीच में कि सब एक कंपनी है उसने जो है अलग अलग यूनिट्स खोली हुई हैं पूरे इंडिया में, 10 यूनिट खोली है या 5 यूनिट खोली हैं, और वो क्या करते हैं कि बेनिफिट्स जो है मतलब अलग अलग लेते हैं, क्योंकि यूएम जो है अलग अलग स्टेट में वो लेते थे, तो अलग अलग बेनिफिट्स भी वो लेते थे उन्हीं चीजों का। तो इसमें हमने ये कोशिश करी है कि हम क्लबिंग करेंगे इन द सेंस कि जब आप एक पैन नंबर के अगेंस्ट में जितनी भी यूनिट है उनका डाटा भरेंगे तो वो सारा ऑटोमेटिकली क्लब हो जाएगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट मशीनरी में अलग अलग यूनिट में तो वो भी क्लब हो जाएगा,
और अगर आपका टर्नओवर भी है अलग अलग यूनिट्स में तो वो भी क्लब हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि वो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम किस कैटेगरी में आता है। तो ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ यूनिट्स जिसका मतलब बेनिफिट ले रहे थे और जो नहीं ले पा रहे थे या जो नहीं लेना चाहते थे या जिनके साथ प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा सा इस बारे में कंप्लेंट कर रहे थे कि साहब वो है तो वो लार्ज स्केल में, क्योंकि क्या होता है जब वो रिटर्न फाइल करते थे पैन के अगेंस्ट में तो उनका जो है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से भी ऊपर हो जाता था, यानी वो लार्ज स्केल में आ जाते थे। जबकि हमारी लिमिटेशन थी उस समय 30 जून से पहले ये थी कि 10 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी वही केवल एमएसएमई कहलाएगा, यानी अगर 11 करोड़ का किसी का इन्वेस्टमेंट है तो वो लार्ज स्केल हो जाता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि वो जो है अलग अलग यूनिट खोलते थे, अलग अलग यूएम लेते थे, और जब बेनिफिट लेना होता था तो अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन करके बेनिफिट लेते थे माइक्रो का, और जब रिटर्न फाइल करनी होती थी तो वो रिटर्न में पता लगता था कि उनका तो इन्वेस्टमेंट 22 करोड़ है, 25 करोड़ है, 40 करोड़ है, ऐसा भी है। तो ये जो थी एक वाकई एक लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी कि उसको हम बेनिफिट कंटिन्यू करें। तो इसलिए हमने ये कहा कि अब हम क्लबिंग करेंगे इन द सेंस कि भाई हम जब उसको देखेंगे यूनिट को कि वो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम किस कैटेगरी में है, तो उसमें क्लबिंग जो है हमने शुरू कर दी है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो मतलब हम लेकर के आए, जो मतलब पहले प्रॉब्लम थी और जिसको हमने कोशिश करी कि इसको हम सुधार करें। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम रह जाएगी कि कोई हमें कंप्लेंट करेगा कि सब उनका जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू है या इनका बेनिफिट कंटिन्यू है। काफी हमने कोशिश करी है इसको सिंक्रोनाइज करने की और काफी सिंप्लीफाई करने की भी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो प्रयास है ये शायद एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज और सभी सेक्टर्स को, सभी स्टेक होल्डर्स को अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी आपके ओपनिंग कमेंट्स के लिए। थैंक यू। बहुत से सवाल हैं तो मैं अब सवालों का पिटारा खोल रहा हूं और पहला सवाल पीयूष जी मैं आपसे ही करूंगा। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया तो ई एंटरप्राइजेस था जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज शुरू से रही। तो पहला सवाल ये है कि ट्रेडिंग सर्विसेज एमएसएमई में क्यों नहीं आते? ट्रेडिंग शुरू से नहीं है। एमएसएमई एक्ट जब बना था तो उसके मैंडेट में यही था कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को हम कैटर करेंगे, क्योंकि ट्रेडर्स अगर देखें तो ट्रेडर्स इसलिए हमारा पार्ट नहीं, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट एक्ट में होता है। होलसेल एंड कंज्यूमर्स एक्ट जो होता है उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप है, लेकिन दैट इज मतलब गवर्न बाय द स्टेट एक्ट। हमारा जो एक्ट है दैट इज ओनली मीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस। तो इसलिए जो है, और ट्रेडर्स के लिए इसीलिए जो है मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेडर्स के लिए कभी मतलब कोई अथॉरिटी या कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया, लेकिन अब चूंकि डीपीआईआईटी बन चुका है तो इसलिए बना क्योंकि उनको पता था कि हमारे मैंडेट में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ही आते हैं, ट्रेडर्स नहीं आते हैं। इसलिए जो डीपीआईआईटी ने एक प्रयास करके अपना डिपार्टमेंट बनाया इंटरनल ट्रेड का। तो जो भी ट्रेडर्स हैं अब मतलब दे आर मतलब अंडर द डीपीआईआईटी। जी मुकेश जी, इसी से रिलेटेड सवाल सीए सतीश चंद जी का है। वो पूछ रहे हैं हाउ कैन अ ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर लाइक प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद ट्रेडिंग? नहीं, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं सर। ये इसमें अगर आप प्योर ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में कुछ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं वहां पर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पीयूष जी सामने बैठे हैं, मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं पीयूष जी आपको। मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरी एक गारमेंट की शॉप है, रेडीमेड गारमेंट की, मतलब मैं ट्राउजर बेच रहा हूं, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया मेरी ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। मैं ये कहता हूं कि साहब मैं तो मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में आता हूं, इसलिए कि जब हम कोई अपना ट्राउजर खरीदने जाते हैं तो मुझे नीचे से कुछ लेंथ कट करानी पड़ती है, कुछ साइज चेंज कराना पड़ता है। तो हो सकता है मैंने दो तो वहां पर अपने जो टेलर हैं वो रख दिए, 4 सिलाई मशीन रखी हैं, ठीक है, एक मैंने वहां पर जो और 3-4 टेलर भी रखे हैं जो नाप लेते हैं, कुछ करते हैं। तो उस ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी देखा जाए तो कोई ना कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं और कुछ मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि आपने कहा कि मशीन होनी चाहिए, तो मैंने अगर 4 मशीन भी रख दी वहां सिलाई मशीन, तो मैं तो कहूंगा कि कोई मिनिमम तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम की कंडीशन तो है। तो मैं तो समझता हूँ कि वहां पर भी शायद ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। पीयूष जी से मैं चाहूंगा कि वो कुछ इस पे अगर अपना स्पेशल कोई देना चाहें। लेकिन ये जो होता है ना कि जो है कि हर प्रोडक्ट में या हर सेलिंग में तो नहीं होगा। ये कुछ मान लीजिए आपने 100 पीस बेचे, उसमें हो सकता है 10 में आपको अल्टरेशन कराने की जरूरत पड़े,
तो ये थोड़ा सा एक ऐसा चीज है मतलब जिसपे अभी इमीडिएटली कमेंट नहीं कर सकते, बट ये है कि जहां तक अल्ट्रेशन की बात है, आई थिंक उस वैल्यूएशन तो हो रहा है। हम ये कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट में आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, इज ए पार्ट ऑफ एमएसएमई। अगर वैल्यूएशन हो रहा है तो उस एमएसएमई है। अगर वैल्यूएशन नहीं हो रहा है जस्ट फॉर द सेक कि भाई उसमें आपने अल्टर करके दे दिया, और वो भी नॉट ऑल पीसेस ये है कि बहुत टेस्ट चेक में या बहुत ही 100 में से 10 में कर दिया, तो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पॉइंट लगता है कि उसमें हम माने या नहीं माने। क्योंकि फिर इस से अगर करेंगे ना तो फिर सारे कहीं ना कहीं सर्विस में, जैसे आप मान लीजिए एक ट्यूबलाइट लेने गए, आपने जो है उससे कहा कि अब वो जो है फिट नहीं हो रही, आपने उससे कहा साहब इसको फिट करके दे दो इसमें मेरे, मैं लेके आया हूँ उसकी तो वो फिर वो जाएगा कि साहब उसमें हमने फिट करके दी तो हमारा भी सर्विस। एक बहुत सारे पॉइंट कर सकते हैं, तो अभी जस्ट मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि मतलब इसको कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट ये एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि अगर एक कंटिन्यूअसली अगर कोई टेलर वहाँ काम कर रहा है, जैसे बहुत सारे रेडीमेड गारमेंट के बड़े बड़े बिग बाजार होते हैं, वहाँ पे होते हैं वो लोग रखते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो रेगुलर बेसिस पे रखते हैं और अल्टरेशन वहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक छोटी सी शॉप में अगर जस्ट आप पहुंच गए और आपने उससे कहा कि खरीद दो अभी इसको टेलर से करा दो, उसने वहां किया या कहीं और से करा, तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट हो जाता है कि भाई उसने अपने यहाँ नहीं करा लेकिन मैं वैलिडेशन करके दिया है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसपे हम विचार करेंगे, बट यह है कि इसमें जनता के व्यूज लेकर के और जैसा भी बनोगा उस पर एक्शन लेंगे। जी, अगला सवाल चंदन कुमार ठाकुर जी का है और वो जानना चाहते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को लेकर नया इन्वेस्टमेंट टर्नओवर क्राइटेरिया क्या है। तो एक बार मैं दोहरा देता हूं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को कंबाइन कर दिया गया है। माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल के लिए 10 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ से कम का टर्नओवर। और अगर आप मीडियम की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लेस देन ₹50 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 250 करोड़। और जैसा कि बताया गया इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन मुकेश जी, ये जो नया क्राइटेरिया आया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को कंबाइन करके देखने का और थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ गई है, तो क्या ज्यादा अब नंबर बढ़ जाएगा एमएसएमई का? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा इसमें। और देखिए एक ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, वो जब अपना बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कुल 7,000 जो कंपनीज हैं वो ऐसी हैं जो 250 करोड़ से ज्यादा की जिनकी टर्नओवर है। तो अगर हम कंपनी के बेस पे देखा जाए तो अब मेरा मानना यह है कि 7,000 कंपनी केवल ऐसी बची जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, यानी अधिकतर लोग, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है। कुछ चीज उसमें से जरूर निकल जाएंगी जहां इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ से ज्यादा का होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग अब जुड़ जाएगा एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मुकेश जी, उद्योग पोर्टल में जो पहले से रजिस्टर्ड थे वो आंकड़ा कितना था एमएसएमई का? उसमें भी अगर हम सेग्रीगेट करें तो क्या माइक्रो में ज्यादा थे? ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि जब भी मैं सुनता हूं, और मैं इसके लिए कई बार पूछ भी चुका हूं, पीयूष जी को भी मैं चाहूंगा इसमें कुछ जरूर जवाब दें। देखिए, जो बात होती है वो बात होती है हमेशा कि 6 करोड़ से ज्यादा जो यूनिट्स हैं वो एमएसएमई कैटेगरी में हैं, 11 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर जॉब में हैं इस एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत। लेकिन ये तो शायद पीयूष सर ही बता पाएंगे कि वो 6 करोड़ यूनिट जो बताते हैं रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई में, उसमें से कितने लोग यहाँ रजिस्टर्ड हैं इस उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन जो पहले चलता था। और उसमें अगर ऐसा है कि हमने 2015 में जो है यूएम शुरू किया था और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किया था। और उसके बाद में भी मतलब अभी देखिए कि हम ये मानते हैं कि 6.25 करोड़ जो है एमएसएमई यूनिट हैं देश में, जिसमें से केवल अब तक 30 जून तक भी कह दीजिए तो 1 करोड़ ने ही रजिस्ट्रेशन किया है इस पोर्टल पे, यानी यूएम जो है 1 करोड़ लोगों ने ही लिया है। जबकि हमने सबको ईमेल भेजी और अपनी तरफ से फील्ड लेवल पे भी काफी प्रयास किया कि भाई यूएम पे ले लीजिए। हमने कुछ जगह ये भी कंपलसरी कर दिया कि अगर आपको एमएसएमई के किसी भी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो यूएम इज ए मस्ट। फिर भी जो है आज की डेट में जो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ 1 करोड़ का ही है। ठीक, तो पीयूष जी, टोटल आंकड़ा एमएसएमई का 6.25 करोड़ 6.25 करोड़, जिसमें से आपने कहा उद्योग पोर्टल में 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर हो गए थे। अब जो नया प्रोसेस आया है 1 जुलाई से उद्यम में रजिस्ट्रेशन करने का, क्या आप आग्रह कर रहे हैं कि हर एक ये 1 करोड़ जो है ये सभी उद्यम में दोबारा रजिस्टर करें? हाँ बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से
यूएम इज उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, वो पहले के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये जरूरी है कि हर एक जो है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करे ताकि एमएसएमई का बेनिफिट वो ले सके। तो मुकेश जी 1 अप्रैल 2021 ये महत्वपूर्ण तारीख है, उससे पहले पहले हम जरूर उद्यम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जी देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी बताया पीयूष जी ने कि भाई 6.25 करोड़ यूनिट्स हैं एमएसएमई के अंतर्गत, पहले थी, मतलब अभी तो वो आंकड़ा शायद मैं समझता हूँ काफी बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें से 1 करोड़ से भी कम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इसका रीजन हमें समझना होगा पहले कि क्या रीजन है कि जब फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज मिल रही है, फ्री में तो टॉफी भी मिलती है तो हम दौड़ के ले लेते हैं। यहाँ सरकार एक रजिस्ट्रेशन दे रही है फ्री में, ऑनलाइन दे रही है, कहीं आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना, फिर 6 करोड़ में से कुल 1 करोड़ यानी लगभग 20% भी लोग नहीं आ पाए इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे हमें बिजनेस शुरू करने के लिए होता है कि भाई आपको पैन रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको कोई कंपनी का सिन नंबर लेना है, ऐसा एक तो ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो उन लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं, जैसे पीयूष जी ने बताया कि भाई अगर आपको कोई बेनिफिट लेने हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री के या किसी और भी, आरबीआई के भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर आपको अगर उसका बेनिफिट लेना है तब आपके पास ये उद्योग आधार मेमोरेंडम होना चाहिए था, जो पहले जिसको हम यूएम बोलते थे। बहुत सारी ऐसी एमएसएमई हैं जिनको जानकारी नहीं है कि भाई उनके लिए क्या स्कीम्स हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या और बहुत सारी जो भी मिनिस्ट्री हैं उनकी, या वो उसका फायदा समझते हैं कि हमें इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे तो वो लोग शायद ये सोचते हैं कि यार हम एक और रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो कहीं ये सरकार एक और हमारे पीछे कोई इंस्पेक्टर ना लगा दें हमें कुछ ये इसको देखने के लिए, जो बिल्कुल भी नहीं है, जिसको मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वो बिल्कुल भी नहीं है। मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई यहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं होता है इस एमएसएमई मिनिस्ट्री की तरफ से। जब तक कोई बहुत ही बड़ी कंप्लेंट उनके पास ना आ जाए तब तक ऐसा कोई इंस्पेक्शन वो नहीं करते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर अभी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा, कम से कम जो हमारे प्रोफेशनल 70 से ज्यादा 70 से ज्यादा लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, और उनके साथ मैं समझता हूँ कि यहाँ 72 लोग नहीं जुड़े, एक प्रोफेशनल के साथ 100, 200, 500 जो उनके क्लाइंट हैं वो जुड़े हुए हैं, तो ये एक बड़ी संख्या हो जाती है। तो ये जितने प्रोफेशनल्स हैं सबको मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भैया आप आज ही उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा, बहुत फायदे हैं। हमने एक वीडियो भी डाली हुई है एमएसएमई हेल्पलाइन पर कि एमएसएमई के फायदे क्या है वो देख सकते हैं और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितने फायदे हैं। और अपने तो आपके जो क्लाइंट है उनका भी आप लीजिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन आप करवा दीजिए जी। और इस सेशन में भी हम आपको जरूर बताएंगे फायदे क्या हैं रजिस्ट्रेशन के, और खासतौर पे कोविड-19 के चलते जो स्कीम्स हैं उसका लाभ भी आप कैसे पा सकते हैं यदि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लेकिन पीयूष जी, अगला सवाल अविनाश पांडे का है। ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराता हूं तो क्या मुझे एनएसआईसी में भी रजिस्ट्रेशन कराना है? एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एनएसआईसी में जो अपनी स्कीम्स हैं उनके लिए ही वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराइए। जैसे मतलब जो प्रोसीजर यूएम में फॉलो हो रहा था वही अब भी होगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने जी। मुकेश जो जी, प्रोसीजर यूएम जी मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा जो पीयूष सर ने कहा, बिल्कुल ठीक उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि भाई एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन देखिए लोग क्यों कराते थे। एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन कराने का जो उद्देश्य था वो ये था कि एक जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आता है तो उसमें 2 एग्जम्पशन मिलते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, एमएसएमई को नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलते हैं। वो जो 2 बेनिफिट हैं वो ये थे, एक पहला बेनिफिट ये था कि उनको कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करनी होती, और दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को। कुछ टेंडर्स ऐसे निकलते हैं जहां पर ये लिखा हुआ होता था पहले खास तौर से एक एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन जिन लोगों को होगा उन लोगों को ये छूट दी जाएगी, लेकिन जैसे पीयूष जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी तरह से ये इंस्ट्रक्शंस हैं जितने भी सीपीएससीज हैं कि भैया आप ये 2 बेनिफिट उन सभी लोगों को दोगे जिन्होंने ये उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन अपना करा रखा है। क्यों पीयूष जी? हमने कोई चेंज नहीं लाया, मतलब उद्योग से उद्यम करने का जो हमारा मकसद था सिर्फ ये था कि हमने जब उद्योग आधार मेमोरेंडम जब शुरू किया था तो मतलब इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और उद्यम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस एंटरप्राइजेस। तो उद्योग से उद्यम लाने का पर्पस यही था कि पहले जब हम उद्योग कहते थे तो ये लोगों को लगता था कि ये तो केवल इंडस्ट्री के लिए है, तो सर्विस जो है वो एंटरप्राइजेस वो एक तरह से काउंट तो होते थे लेकिन मतलब उसका क्लैरिफिकेशन नहीं था।
अब उद्यम का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस, एंटरप्राइज हो गया। तो इसलिए जो है उद्योग से उद्यम लाने का सिर्फ यही मकसद था। जी पीयूष जी, अगला सवाल शुभम कुमार का है। शुभम पूछ रहे हैं कि उद्योग से उद्यम में यदि मैं जाता हूं तो क्या कोई कंप्लायंसेस में भी रियायत है, एनी रिलैक्सेशन फ्रॉम द कंप्लायंस पार्ट टू एमएसएमई? नहीं, जो नोटिफिकेशन है उसी हिसाब से ही उनको मतलब कंप्लायंस या एग्जेम्पशंस जो है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हैं। तो इसके अलावा कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा चेंजेस नहीं लाए हैं। मैंने बताया ना कि उद्योग से उद्यम लाने का पर्पस सिर्फ यही था कि उद्यम एक मतलब ऐसा वर्ड है कि भाई इसमें दोनों सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ जाते हैं। तो जी। और कोई चेंजेस हम लेके नहीं आए हैं और ना कोई हमने एग्जम्पशन विड्रॉ किया है, ना कोई हम एडिशनल एग्जम्पशन लेके आए हैं। जी पीयूष मैं जी, यहाँ पर ऐड कर दूं, जो उनका क्वेश्चन है वो कंप्लायंस की जो बात कर रहे हैं, इस रजिस्ट्रेशन को लेने के बाद कोई कंप्लायंस करनी नहीं होती। जैसे आप और कोई भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कोई जीएसटी का या कोई भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आपको हर साल कोई रिटर्न फाइल करनी होती है, क्वार्टरली, मंथली, एनुअल। यहाँ इस रजिस्ट्रेशन को लेने का कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करनी होती, नंबर 1। नंबर 2, ये लाइफ लॉन्ग है, यानी इसका कोई रिन्यूअल की भी जरूरत नहीं होती, जो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में भी क्लियर कर दिया है। जी पीयूष जी, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे क्या होते हैं? अब इतनी सारी वही जैसे जो उद्योग आधार मेमोरेंडम में था, जब आप कोई भी स्कीम का बेनिफिट लेने जाते हैं तो यूएम या उद्यम जो है वो नेसेसरी है। और हमारी वेबसाइट जो है dcmsme.gov.in और हमारी मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं एमएसएमई के बेनिफिट के लिए। मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा स्कीम्स जो है अभी दीज आर कंसंट्रेटेड टू माइक्रो एंड स्मॉल, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल, बट मीडियम के लिए भी कुछ स्कीम्स हैं। और हम लोग प्रयास ये करेंगे आने वाले समय में कि हम मीडियम के लिए भी स्कीम्स लेके आए। माइक्रो एंड स्मॉल के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, क्लस्टर डेवलपमेंट हो, चाहे स्ट्रिंग की हो, चाहे डिजाइन क्लिनिक की हो, एनएमसीपी के बहुत सारे कंपोनेंट है, सीएलसीएसएस है, सीजीटीएमएससी है, बहुत सारी स्कीम्स है जिसका फायदा एमएसएमई को मिलता है। अगर आप हमारी वेबसाइट देखेंगे तो उससे आपको स्कीम्स का पता लगेगा। जी बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा कि डेवलपमेंट कमिश्नर की जो वेबसाइट है, आप वहां भी जा सकते हैं और स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं। तो एक एक करके मैं अब स्कीम्स पे आता हूं पीयूष जी। सबसे पहले जो कोविड-19 से जुड़ी स्कीम आई, उसमें 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन की बात है। तो क्या ये एमएसएमई के लिए है और सभी बिजनेस के लिए है? इसमें जो क्राइटेरिया हाँ, बिल्कुल वो एमएसएमई तो है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं इस 3 लाख करोड़ के पैकेज में। इसमें ये है कि जिन लोगों की टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर होगी और जिनकी टोटल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ तक ही होगी, ये केवल उन्हीं लोगों को फैसिलिटी मिल सकती है। और इसमें जो 29 फरवरी 2020 को जो आउटस्टैंडिंग होगा उसका 20% दिया जाएगा। तो यहाँ जब अब एमएसएमई की क्योंकि डेफिनेशन बहुत बड़ी कर दी गई है और एमएसएमई की डेफिनेशन के हिसाब से 250 करोड़ तक की टर्नओवर कवर कर ली गई है, तो ये उन सभी एमएसएमईज को स्कीम नहीं मिलेगी, ये केवल उन्हीं एमएसएमईज को मिलेगी जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ तक है और जिनकी टोटल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ के अंदर है, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक को मिलाकर एज ऑन 29 फरवरी 2020। और साथ में उनका जो अकाउंट है या तो वो रेगुलर हो या एसएमए 0 हो या मैक्सिमम एसएमए 1 हो, यानी जो एसएमए 2 और एनपीए कैटेगरी के लोग हैं उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी। तो मुकेश जी, ये 3 लाख करोड़ कोलैटरल में एमएसएमई के साथ साथ ट्रेडिंग बिजनेस भी अवेल कर सकते हैं? जी, इसमें ट्रेडिंग भी अवेल कर सकता है। इसमें खास तौर से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि ये जो स्कीम है ये स्मॉल बिजनेस के लिए है। तो उन्होंने जो स्कीम का नाम निकाला था वो ये 3 लाख करोड़ रुपीस का जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो उसमें ट्रेडिंग भी कवर है। जी, तो इसका इस्तेमाल पीयूष जी, अगर कोई लोन लेता है ये 3 लाख करोड़ कोलैटरल स्कीम वाला, तो एमएसएमई जो पैसा लेती है, जो भी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, उसे क्या सिर्फ ऑपरेशनल एक्टिविटी में लगा सकती है या तकनीक भी खरीद सकती है? फंड्स कहीं भी इस्तेमाल कर ले या कोई रिस्ट्रिक्शन है? इसमें क्या है देखिए, ये 2-3 तरह का ये लोन है, ये जो 20% है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा और इसमें यह है कि ये किस चीज के लिए पैसा मिल रहा है। तो एंड यूज तो देखिए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक होते हैं, एंड यूज तो वेरीफाई करना उनका काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये जो 20% लोन मिल रहा है, ये कौन कौन सी आउटस्टैंडिंग के केस मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है।
जितनी भी ऑन बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरे जो प्रोफेशनल फ्रेंड है वो यहाँ सब समझते हैं ऑन बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट, यानी टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल का जो आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर ये 20% मिलेगा, लेकिन जो बैंक गारंटी है और एलसीज हैं उनके ऊपर ये 20% नहीं मिलेगा। जो पैसा है वो नेचुरली, क्योंकि कोई एडिशनल एसेट इससे क्रिएट नहीं होने जा रही है, ये पैसा बेसिकली जो यूज होगा वो वर्किंग कैपिटल के लिए ही यूज होगा, यानी उनको रॉ मटेरियल खरीदना है, उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करने हैं, सैलरी देनी है, बिजली का कर्ज देना है, तो यानी ये इस पैसे का जो असल में जो यूज होगा वो एक वर्किंग कैपिटल के रूप में ही ज्यादा होगा। इसका जो रीपेमेंट है उसके लिए भी मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे उसके लिए बहुत चिंता है। मैं बहुत सारे फोरम पे, इवन मिनिस्टर जो एमएसएमई है उनसे भी हमने एक मीटिंग की थी अभी रिसेंटली, उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है, इसका जो रीपेमेंट होगा वो टर्म लोन की शेप में होगा, यानी इसका 4 साल में रीपेमेंट करना होगा। पहला 1 साल मोरेटोरियम होगा और उसके बाद 3 साल में इसका पेमेंट करना होगा। मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है कि किसी लोन का कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसे कठिन समय में 3 साल में ब्याज सहित उसका कैसे पेमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका जरा रीपेमेंट पीरियड आप कुछ बढ़ा दीजिएगा। बट अभी जो पॉलिसी है वो यही है कि इसका जो रीपेमेंट है वो 4 साल में विद 1 ईयर ऑफ मोरेटोरियम। जी, और इंटरेस्ट रेट भी यदि आप जानना चाहें तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 9.25% की कैपिंग है और एनबीएफसी के लिए 14%। तो ये तो पहली स्कीम थी जिसका लाभ आप ले सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एमएसएमई के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब दूसरी स्कीम आई है 20,000 करोड़ रुपए की सबऑर्डिनेट डेट। इसका क्या फायदा रहेगा? ये मैं आपको बताता हूँ। सबऑर्डिनेट डेट स्कीम जो आपने जिसका जिक्र किया, ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एनपीए अकाउंट्स को और स्ट्रेस अकाउंट्स को हम लोन देने की बात कर रहे हैं, और लोन ही नहीं सबऑर्डिनेट डेट देने की बात कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर भी जो जैसे पीयूष अग्रवाल जी ने बताया, हमने बहुत अभी 4 दिन पहले ही एक इसके ऊपर एक वेबिनार की थी जहां पर हमने इनवाइट किया था एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई श्री पीयूष श्रीवास्तव जी को। मैं आपको बताता हूँ इस स्कीम की खास बातें क्या हैं। ये कहता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 3 लाख करोड़ तो उन लोगों को मिलेगा जो या तो रेगुलर हैं, SMA 0 या SMA 1 में है। अब उसके बाद वाले कहाँ जाएं जो SMA 2 हो गए या NPA हो गए, उन्होंने भी शोर मचाया कि साहब हमारी भी तो कुछ मदद कर दीजिए। तो सरकार ने कहा हम है ना, मैं हूं ना, तो सरकार ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। और अब ये स्कीम निकाली एक सबऑर्डिनेट डेट की। सबऑर्डिनेट डेट से भी थोड़ा ऊपर होता है। मैं समझता हूं कि हम प्रोफेशनल जो हैं सभी फ्रेंड वो सब जानते हैं सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है। सबऑर्डिनेट डेट इज लाइक पार्ट ऑफ अवर इक्विटी। तो अब सरकार ने कहा है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर ये स्कीम को निकाला गया है। इस स्कीम के अंतर्गत जो पैसा है वो मिलेगा प्रमोटर्स को। ये डायरेक्ट इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा, मिलेगा एंटरप्रेन्योर्स के बेस पर, लेकिन ये मिलेगा उनके प्रमोटर्स यानी जो पार्टनर, डायरेक्टर, प्रोपराइटर जो भी होंगे उनको मिलेगा। और इसकी कुछ कैलकुलेशन ऐसे की जाएगी कि जो स्टेक है, जो प्रमोटर्स का स्टेक है अपने एंटरप्राइज में, चाहे वो इक्विटी के रूप में है, कैपिटल के रूप में है या वो लोन के रूप में है, क्योंकि हम में से बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो समझते हैं जो प्रमोटर्स हैं वो अपना पैसा अनसिक्योर्ड लोन के रूप में भी लगाते हैं। पर सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आपने लोन दिया अपने एंटरप्राइज को या कैपिटल इक्विटी दी, हम दोनों को मान लेते हैं। तो जो भी स्टेक है अपने बिजनेस में हम प्रमोटर्स का, उसका 15% या 75 लाख रुपीज जो भी कम होगा वो पैसा दिया जाएगा प्रमोटर्स को। और वो प्रमोटर्स जो होंगे वो फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस में एज एन इक्विटी। इससे 3-4 फायदे होंगे। एक सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जो डेट इक्विटी रेशियो, जो मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड अभी बैंकिंग में डील कर रहे होंगे उनको पता होगा कि सबसे पहले बैंक में जब जाते हैं तो वो पूछता है कि भैया डेट इक्विटी रेशियो, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ, TOL TNW क्या है, और वहां पर काफी एमएसएमईज फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ये जब प्रमोटर्स अपना पैसा लगाएंगे, सबऑर्डिनेट डेट का पैसा वो एज इक्विटी लगाएंगे, तो उनकी TOL TNW या डेट इक्विटी रेशियो काफी इंप्रूव हो जाएगी और वो एलिजिबल हो जाएंगे और लोन लेने के लिए भी। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो बहुत ही सरल हुआ है। उसका सरल ऐसा है कि 7 साल तक भाई साहब आपको कुछ नहीं देना,
केवल इंटरेस्ट देना है, यानी जो मोरेटोरियम पीरियड है वो 7 ईयर्स है और उसके बाद 3 साल के अंदर आपको प्रिंसिपल पेमेंट करना है, यानी 10 साल में आपको ये जो लोन है इसका पेमेंट करना है। तो कुछ इस तरह से होगा। और साथ में क्योंकि जो अकाउंट एनपीए हैं या स्ट्रेस में है, उनके बहुत सारे जो आउटस्टैंडिंग होंगे, तो यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने, कि भैया ऐसा नहीं हो कि ये लोन दो और साथ में अपना एडजस्ट कर लो जो आपके ड्यूज हो। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी तरह से ये ड्यूज में एडजस्ट नहीं कर सकते, जो पुराने हैं उनको आप रीस्ट्रक्चर कर दीजिएगा। तो ये एक और बड़ा फायदा ये होगा एमएसएमईज को इसमें खास तौर से कि उनकी रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी और वो शायद जो एनपीए का जो उनके ऊपर ये जो धब्बा लग गया है ये उससे बाहर आ सकते हैं। जी मुकेश जी, एक छोटा सा सवाल, ये 20,000 करोड़ रुपए का सबऑर्डिनेट डेट, इसका इंटरेस्ट भी हमें मालूम है कितना होगा? सर इंटरेस्ट के लिए भी इसमें नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है, लेकिन जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, पुरानी स्कीम में जो कैपिंग है 9.25% बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और 14% एनबीएफसीज के लिए, वो मैक्सिमम कैप है, असल में उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कुछ बैंक्स उससे कम भी दे रहे हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आरबीआई की जो एक्सटेंट गाइडलाइंस हैं या जो बैंक्स अपना डिसाइड करते हैं उसी बेस पर ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यहाँ पर कोई मैक्सिमम कैपिंग नहीं रखी गई। जी पीयूष जी, बहुत से सवाल इस वर्किंग कैपिटल को लेकर आ रहे हैं, वो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल में रिसीवेबल जल्दी कैश में बदल जाए, इसके लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। सवाल अविनाश जी पूछ रहे हैं, फॉर यूजिंग रिकवरी मैकेनिज्म ओवर 45 days of receivables, whether we should go to समाधान पोर्टल और न्यूली लॉन्च्ड चैंपियंस पोर्टल। अगर 45 दिन में एमएसएमई को अपना पैसा नहीं मिलता और उनकी ग्रीवांस है, वो समाधान पोर्टल में जाएं या जून के महीने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया था वहां जाएं? लेकिन समाधान पोर्टल ये है कि उसमें आपको इंटरेस्ट के साथ में रिकवरी होगा, जब भी होगा तो उसमें समाधान पोर्टल में केस डालना बेटर है, मैं समझता हूँ। एक केस फाइल हो गया और पेमेंट के लिए आप नेचुरली उसमें चैंपियंस उसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं और फिर हम लोग उसको टेकअप करेंगे कंसर्न के भी आपने 45 डेज में पेमेंट नहीं किया है, उसमें क्या प्रॉब्लम रही, तो फिर वो प्रॉब्लम जो बताएंगे फिर उसका वहां से उसका रिप्लाई भी आएगा उनका। तो ये है, तो मैं ये समझता हूँ कि समाधान पोर्टल पे जाना बेटर है, उसमें आपको इंटरेस्ट के साथ में होगा, अवार्ड इश्यू होगा। जी मुकेश जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, हिमांशु जैन पूछ रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर, वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म MSME1 in Ministry of Corporate Affairs on half-yearly basis in respect of micro and small-size creditors overdue by 45 days. Is it continued or any changes in this respect? देखिए, इसके लिए भी पीयूष जी को धन्यवाद, क्योंकि पीयूष जी ने ही इसका इनिशिएटिव लिया था सबसे पहले और इन्होंने ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिफिकेशन है बेसिकली, जिसकी आप बात कर रहे हैं, एमएसएमई फॉर्म 1, ये एमसीए का फॉर्म है, इसके लिए सारा क्रेडिट पीयूष जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ये बात शुरू करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है उसका जवाब यही है कि ये प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यू है। एवरी हाफ ईयरली 30 सितंबर तक का जो एमएसएमई फॉर्म 1 है वो 30 अक्टूबर तक, और 31 मार्च तक का जो एमएसएमई फॉर्म 1 है वो 30 अप्रैल तक सबमिट करना कंपलसरी है, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उन सबको। मुकेश जी, एक्सेस टू फाइनेंस हमेशा से ही एक चुनौती रही है एमएसएमई के लिए, तो जैसा अभी तक हमने बात करी 3 लाख करोड़ की जो कोलेटरल फ्री लोन है, उसके बाद सबऑर्डिनेट डेट की हमने, इक्विटी की बात करें तो जब हम कहते हैं 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई थ्रू फंड ऑफ फंड्स, सरलता से समझाइए ये फंड ऑफ फंड्स कैसे क्रिएट होगा और मैं एक्सेस कब से कर पाऊंगा इसको? सर देखिए, ये फंड ऑफ फंड की जो स्कीम है, ये तीसरी स्कीम की बात कर रहे हैं। 13 मई को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्कीम अनाउंस की थी, 6 स्कीम अनाउंस की थी इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंतर्गत। उसमें से आपने 2 तो डिस्कस कर ली, पहली 3 लाख करोड़ की, दूसरी आपने डिस्कस की ये जो 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट है, ये तीसरी स्कीम है फंड ऑफ फंड्स की। यहाँ सरकार ने ये कहा है कि भाई हम 10,000 करोड़ देंगे इस फंड ऑफ फंड के रूप में, और उसके बदले में 50,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन होगा इन एमएसएमई में। सीधा सा सरल मैं बताता हूं कैसे होगा ये जो पैसा है ये डायरेक्ट किसी एमएसएमई को नहीं मिलेगा। ये फंड ऑफ फंड्स का मतलब ये है जो बहुत सारे जो फंड्स हैं उनको ये पैसा दिया जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि अगर हम आपको 1 रुपया देते हैं तो 4 रुपए आप अपने पास से लगाइए और टोटल 5 रुपए फिर आप इन्फ्यूज करिएगा इन एमएसएमई में जो इक्विटी के रूप में।
और जो ये पैसा मिलेगा, देखिए ये उन एमएसएमईज को मिलेगा जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, जिनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो अपना जो आईपीओ में जा सकते हैं, क्योंकि एग्जिट मोड भी चाहिए होता है इन फंड्स को। तो ये इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं, बट इसका गाइडलाइंस यही होगा। पहले भी सिडबी के पास एक फंड है 10,000 करोड़ का, उसमें से लगभग 3900 करोड़ का वो अभी डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, अभी उसमें पैसा बचा हुआ है। वो जो पैसा था वो स्टार्टअप्स के लिए था, वो जो पहला जो फंड ऑफ फंड्स है जो सिडबी के द्वारा चल रहा है वो स्टार्टअप्स के लिए था। ये जो फंड है, ये जो अब नया जो लॉन्च किया गया है, ये उन एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया गया है जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं। तो ये जो पैसा है ये मिलेगा फंड्स को, और आप अप्रोच करेंगे उन फंड्स को, और वो फंड्स फिर 1 रुपया अगर सरकार से मिलेगा, ये फंड भी जहां तक मेरी नॉलेज में अभी है ये सिडबी के थ्रू ही नोडल एजेंसी रहेगी इसकी, सिडबी के थ्रू ही ये फंड्स जितने हैं उनको ये पैसा मिलेगा, और वो फिर फंड्स आगे इन्वेस्ट करेंगे एमएसएमईज में। 1 रुपया उनको मिलेगा तो 5 रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे, यानी 10,000 करोड़ के अगेंस्ट में 50,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन होगा। जी, थैंक यू, दिस इज वेरी हेल्पफुल। एक्सेस टू फाइनेंस पे तो बहुत से सवाल आए हैं, अब मैं अगले सवालों पे चल रहा हूं जो कि एक्सेस टू मार्केट से जुड़े हैं। पीयूष जी, अब जैसे ये सेशन भी हमारा डिजिटल हो रहा है, तो जो पहले हम देखते थे कि टेक मार्ट लग रहा है एमएसएमई के लिए, एमएसएमई मार्ट लग रहा है, तो अब ट्रेड फेयर तो शायद उतने ना हो फिजिकल, ऐसे में ई मार्केट प्लेस पर क्या और बल देगा एमएसएमई मंत्रालय? हाँ, जेम के लिए तो हमने काफी प्रयास कर रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि भाई जेम को भी ट्रेड से रिलेटेड किया जाए। तो जेम जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे मार्केटिंग के लिए मतलब एमएसएमईज के लिए सुविधा हो रही है, और इसी को हम जो है लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जो है ट्रेड से लिंक हो जाए। जी, मुकेश जी, ई मार्केट प्लेस इज द वे फॉरवर्ड? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। देखिए अभी तो मैं आपको बताऊं अपना सिंपल शब्दों में, जैसे मैं एक बहुत ही सरल भाषा में बताऊं कि मैं अगर बाजार जाता हूं, मैं सामान लेने जाता हूं, तो वहां डर लगा रहता है कि यार अभी कोई सामान लिया तो सामान सबसे पहले तो टच करना है, पैसे देने हैं उसको। तो जो ये कोविड का डर है ये हमेशा सामान लेने में, पैसे देने में, दोनों में है। अगर मैं ये डिजिटल सामान मंगा लूं तो डिजिटल में ना तो पैसे देने में मुझे कोई डर है, क्योंकि वो तो हमने डिजिटली ट्रांसफर कर दिए। जो सामान आया उसको भी हम बाहर रखवा सकते हैं, उसको हम 1 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद यूज कर सकते हैं, वहां तो हमें सामान लेना पड़ेगा दुकानदार से। तो आने वाला समय, जैसे मैं तो ऐसे समझता हूँ, और मेरी काफी लोगों से बात होती है, ये जो हमने वेबिनार अभी शुरू किए हैं या जो ये डिजिटल मीटिंग शुरू की है, मैं ऐसे समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमें फेस टू फेस मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं बचेगी। शायद इसलिए नहीं बचेगी क्योंकि उससे जो बचत है आप देखिए कितनी है, ऑफिस के खर्चे कितने बच रहे हैं, हम पॉल्यूशन से कितने बच रहे हैं, साथ में जो हमारा जो हम ट्रैफिक में फंसे रहते थे हम उससे कितने फंस रहे हैं, टाइम हमारा कितना बच रहा है। मैं ऐसे समझता हूँ बात करें डिजिटली, आमने सामने बैठ के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अमित जी से और पीयूष जी से बिल्कुल सामने बात कर रहा हूँ। जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट हम मेल के द्वारा ले सकते हैं, हम किसी और फॉर्म, किसी और डिजिटल फॉर्म में हम अपलोड कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू, अगर कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो मैं समझता हूँ जो डिजिटल जितने भी एमएसएमईज हैं, मैं सबको यही यहाँ पर एडवाइस करना चाहूंगा कि प्लीज ट्राई टू कन्वर्ट योरसेल्फ एज फार एज पॉसिबल इनटू द डिजिटल मोड। जितना आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में इस समय अपना जो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, जो ध्यान दे लेंगे, वो आपको आने वाले समय में आपको बहुत फायदा देने वाला है। आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। जी, मुकेश जी, एक और सवाल पूछा है व्यूअर ने। समटाइम्स बैंकर्स स्टिल आस्क फॉर कोलैटरल इवन प्रोवाइडिंग देम एमएसएमई सर्टिफिकेट। सो इवन इफ आई प्रोवाइड एमएसएमई सर्टिफिकेट, बैंकर्स स्टिल आस्क फॉर कोलैटरल। जी, कौन सा पूछ रहे हैं, जरा नाम बताइए उन साहब का मुझे। सीए सतीश चंद जी। सतीश जी नमस्कार, आपको मेरा हाथ जोड़ के भाई प्रणाम है आपको, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। सतीश जी, एमएसएमई का सर्टिफिकेट कोई कोलेटरल सिक्योरिटी है क्या? कोई अगर लोन दे रहा है बैंक, देखिए वो पैसा लोन कहाँ से आया, वो लोन उनके पास, बैंक के पास, वो तो पब्लिक मनी है, हमारा पैसा है। ये बैंक का पूरा प्रोरोगेटिव है। बहुत सारी, जैसे आप स्कीम की बात कर रहे थे, स्कीम है, एक खास स्कीम है कोलेटरल फ्री लोन की है, 2 करोड़ रुपए तक जहां सीडीटी एसएमई में लोन मिलता है। लेकिन ये फिर भी बैंक का अपना पूरा राइट है कि वो कोलेटरल फ्री, मैं भी बैंक में डायरेक्टर के पद पर रह चुका हूँ, ये हमें जो अपना रिस्क असेसमेंट है वो तो करना है। ऐसा नहीं है कि एमएसएमई सर्टिफिकेट लेके गए और कहा जी लो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मुझे आप लोन दे दो। एमएसएमई का सर्टिफिकेट, आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि आपको बिना सिक्योरिटी के पैसा मिल जाएगा। हाँ,
एक स्कीम है जरूर, CGT SME करके स्कीम है, और भी कई स्कीम है जहां पर आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है, लेकिन वो बैंक का असेसमेंट अपना करना पड़ेगा। आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी वायबिलिटी, जो प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस है वो, ये और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए ये डिसाइड करने के लिए कि हमें इनको कोलेटरल फ्री देना है या कोई सिक्योरिटी लेनी है। अब जब 1 जुलाई से नई परिभाषा आ गई तो आपको लगता है CGT MSME का भी दायरा बढ़ जाएगा? नहीं, वो रहेगा। तो अभी देखिए वो जो स्कीम है वो माइक्रो, उसका पूरा नाम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट, CGT MSE ये नाम है उसका। तो वो जो CGT MSE है वो मिलेगा तो माइक्रो एंड स्मॉल को, लेकिन हाँ ज्यादा यूनिट्स उसमें आ जाएंगी क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट बढ़ गई है और टर्नओवर तो एक एडिशनल फीचर उसमें आ गया है। तो पर इन्वेस्टमेंट क्योंकि बढ़ गया है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो नेचुरली ज्यादा यूनिट्स आप शायद इसका फायदा ले सकती है। जी, आप दोनों से मेरा सवाल, पीयूष जी आपसे पूछूंगा पहले, कि सवाल अमित कुमार अग्रवाल पूछ रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक whether any creditor is MSME or not. Is there any portal where I can check whether the creditor is registered as MSME or not? तो सर्टिफिकेट वो ले सकते हैं ना, कोई भी क्रेडिटर के लिए अगर पूछ रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं ना। सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना तो जस्टिफाई होता है ना, चाहे बायर है चाहे सेलर है, कोई भी जो है सर्टिफिकेट मांग सकता है अगर उसको सेटिस्फाई होना है कि भाई वो MSME है या नहीं है। तो आई थिंक जो MSME सर्टिफिकेट है वही जो है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि भाई यू आर एन MSME और नॉट, उसको आप दिखा सकते हैं। जी, मुकेश जी, is it easy then to identify whether the creditor is MSME or not? हाँ, मैं बताता हूँ इसमें। देखिए ये पहले तो एक जो पीयूष जी ने कहा था और आपने एक सवाल पूछा था, उसी से में इस सवाल का जवाब है कि 6.25 करोड़ यूनिट्स में से केवल 1 करोड़ ही रजिस्टर्ड हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हम ये तो पता चला ही नहीं सकते। और ऐसा जो पोर्टल है जो ये उद्योग आधार या जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, वहां पर जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ, जो मैं समझता हूं कि जो ये पार्टिसिपेंट है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर हम किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल हम ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह की जो फैसिलिटी है वो अभी जो MSME का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां कंपनी में तो हर कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, पर यहाँ पर क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो ऐसा कोई पोर्टल अभी कंपलसरी नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है जहां पर आप ये पता कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं एक खास बात, यहाँ पर आपने एक MSME फॉर्म नंबर 1 का जिक्र किया था। तो अभी क्या हो गया है, एक MSMED एक्ट में एक और बहुत अच्छी स्कीम है जो खास तौर से जो अवेलेबल है, जिसके लिए अभी आपने पूछा भी था कि भाई MSC FC में जाएं या चैंपियन पोर्टल के ऊपर चले जाएं। डिलेड पेमेंट के ऊपर कुछ सेक्शंस हैं MSMED एक्ट में जहां वो ये कहते हैं कि अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर द पीरियड 45 डेज से बाद जितने दिन में पेमेंट करते हैं। और वो जो इंटरेस्ट है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट, जो RBI का रेट होता है उसका 3 गुना है ये। और ये इसमें मंथली जो कंपाउंडिंग है इंटरेस्ट की वो होती है। उसी के लिए ये MSME फॉर्म 1 जो है, जो इंट्रोड्यूस कराया है पीयूष जी ने, उसमें यह है कि हर कंपनी को अपनी डिटेल देनी होती है। जिन लोगों को अगर अब MSME फॉर्म 1 के बारे में वैसे तो सबको पता होगा, बट फिर भी जस्ट टू रिकैप मैं बता दूं, उसमें डिटेल देनी होती है हर आपके जितने भी आपके सप्लायर्स हैं MSME जो हैं उनकी डिटेल देनी होती है, उनका नाम देना होता है, कितना अमाउंट है वो बताना होता है, कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है, अगर वो 45 डेज से ज्यादा हो गया तो वो बताना होता है, और साथ में रीजन बताना होता है कि भैया आपने 45 डेज में पेमेंट क्यों नहीं। अब क्योंकि जब ये बताना है तो जो अब जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी हो गया कि पहले उनको पता तो हो कि उनके कौन कौन से सप्लायर MSME है। शायद जो क्वेश्चन का जो बेसिक है वो मैं समझता हूँ यही है कि वो जानना चाहते हैं कि भैया हम MSME फॉर्म 1 जब भरें तो हम कैसे डिसाइड करें या कैसे पता करें कि भैया वो जो हमारा सप्लायर है वो MSME है या नहीं, उसका नाम इस फॉर्म में लिखना है या नहीं। उसके लिए अब जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने ये शुरू कर दिया है, वो सबको मेल भेजते हैं, जितने भी उनके सप्लायर्स हैं उनसे पूछते हैं, या जहां पर उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वहां पर भी उन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि आप बताइए कि आप MSME हैं या नहीं है। मेरी एक सलाह सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मैं हमेशा देना चाहता हूँ, आप प्रोफेशनल्स को भी और आप आगे अपने क्लाइंट्स को भी दे दें कि भैया जैसे आप अपने इनवॉइस के ऊपर GST नंबर लिखते हैं, फोन नंबर लिखते हैं, उसी तरह प्लीज आज से ही आप शुरू कर दें कि अपने इनवॉइस के ऊपर उद्योग आधार मेमोरेंडम और अब उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखना
बिल्कुल कंपलसरी कर दें, ताकि जो आपके बायर हैं उनको पता चल जाए कि आप एमएसएमई हैं। कल को इस बात का वो बेनिफिट ना लें कि साहब हमें तो पता ही नहीं था कि ये एमएसएमई है या नहीं है। जी पीयूष जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या कोई फीस देनी है और पूरी प्रक्रिया कितनी आसान या मुश्किल है? उद्यम रजिस्ट्रेशन में कोई फीस नहीं देनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, और कई वेबसाइट जो है फर्जी वेबसाइट बन गई जिसके अगेंस्ट में हम लोग एक्शन ले रहे हैं, और दिल्ली पुलिस को हमने डाला भी है उनके इसके सेल में कि इस टाइप के रजिस्ट्रेशन जो मतलब खोले हैं लोगों ने फीस चार्ज करने का या इसे वो बंद किए जाएं। तो जिसको भी ये रजिस्ट्रेशन करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो हमारी वेबसाइट जो है उसमें जाएं और हमारे DCMSME जो वेबसाइट है उसके थ्रू लिंक ले उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। किसी को गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो वेबसाइट है DCMSME उसी पे वो जो है लिंक ढूंढे, वहां उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलता है। जी बिल्कुल, तो हम सभी सजग जरूर रहें कि किसी फेक पोर्टल पे जाके पैसे ना दें। डेवलपमेंट कमिश्नर MSME की जो वेबसाइट है उसके थ्रू जो लिंक है आप जाकर उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उद्यम से जुड़ा अमित मैं 1 मिनट इसमें ये लूंगा कि ये बिल्कुल पीयूष जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, और इसको जरूर हमें सबको तो ध्यान रखना है, और आगे भी इसको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बता देना है कि भैया ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड नहीं करना है। मैंने करके देखा पीयूष जी, मैं आपको बताऊं फॉर योर इन्फॉर्मेशन आल्सो, मैंने करके देखा एक हमारी जो एक कंपनी है, तो हमने कहा कि चलो इसका एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, पूरे 7 मिनट लगे। 7 मिनट्स में ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल गया। मैंने सबकी इंफॉर्मेशन के लिए तुरंत इस पर एक वीडियो बनाई, और आज अभी 1 घंटा पहले मैंने वो पोस्ट कर दी अपने MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप आप कौन सा वेबसाइट पे जाइए, फिर पहले कॉलम में क्या पूछेगा, दूसरे कॉलम में क्या पूछेगा, वहां क्या लिखना है, क्या लिखना है, पूरा 7 मिनट का प्रोसेस। 7 मिनट में मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया, और मैं समझता हूँ 7 मिनट में ही आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी अभी मैंने सेक्रेटरी को भी वो भेजी थी, सेक्रेटरी साहब का आपके बहुत ही एक सुंदर मुझे जवाब आया है, उसके लिए उन्होंने पूरा उसको सुना है। मैं समझता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल बिना किसी डॉक्यूमेंट के है। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो एक कदम उठाया गया है पीयूष जी के लिए, हमें मैं समझता हूँ एक बार जोरदार तालियों से उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका पीयूष जी। और मुकेश जी जो MSME हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं, यदि आप लोग भी देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर, तो जरूर आप MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपने तो 7 मिनट में कर लिया, लेकिन प्रतीक अग्रवाल को दिक्कत आ रही है। मुकेश जी, ये सवाल है, वन फॉल्ट फाउंड इन उद्यम रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। अर्लियर if assessee had 2 businesses, they could get 2 Udyog Aadhaar registration from the same Aadhaar number. But now, portal is not giving that option for registration of other enterprises which is not registered yet. And if assessee already registered, not have Udyog Aadhaar number, no option is provided to search via Aadhaar number authentication. नहीं सर, देखिए क्या है, एक तो उनका 2 क्वेश्चन शायद उन्होंने पूछे। एक तो क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई पहले, जैसे पीयूष जी ने इसको मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि पहले क्या होता था कि अगर मेरी एक कंपनी है, उसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक मेरा दिल्ली में है, एक चेन्नई में है, 2 मुंबई में है, तो मैं 4 अलग अलग जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ले सकता था। अब ये कर दिया गया है कि आप एक पैन के ऊपर एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन आप जितनी भी आपकी अलग अलग आप प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप सबको उसमें क्लब कर सकते हैं और एक ही रजिस्ट्रेशन में उन सबका आप डिटेल फीड कर सकते हैं और वैसा ही सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। पीयूष सर, आप इसमें कुछ और बताना चाहें? हाँ, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जैसे मैंने बताया था, शुरू में बताया था कि कुछ यूनिट्स ऐसा करते थे कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में लेते थे और इंडिविजुअल उसका बेनिफिट लेते थे यूनिट्स का, कि वो माइक्रो स्मॉल में रहें और इस तरह से बेनिफिट लेते थे। इसी से एक जुड़ा सवाल है, अमित कुमार अग्रवाल है, वो पूछ रहे हैं, इज इट should we make it compulsory to mention उद्योग आधार नंबर on bills letterhead by government? नहीं, देखिए ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर कंपलसरी होता ना, तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मैंडेटरी तो आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेना ही कंपलसरी नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया अगर आप स्कीम्स का फायदा लेना चाहते हो तो ले लो इसको, मैंडेटरी नहीं है। तो जब मैंडेटरी नहीं है तो बिल पर मैंडेटरी कैसे कर सकते हैं? बट ये एडवाइजरी है कि आप
अपने जो बायर्स हैं उनको जरूर बता दें, अदरवाइज तो वो इसका बेनिफिट लेंगे, वो कहेंगे कि साहब हमें नहीं पता था कि ये एमएसएमई है या नहीं है, इसलिए हमने जो इनको पेमेंट है वो 45 डेज में नहीं किया, और जब हमारी मर्जी करेगी तब हम इनको पेमेंट। जी पीयूष जी, थोड़ी महत्ता भी बताइए एमएसएमई की, क्योंकि शायद बहुत से लोग ना जानते हों कि जब हम मंगलयान की बात करते हैं या जब हम एयरफोर्स में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत से कंपोनेंट्स एमएसएमई सेक्टर और टूल बॉक्स जो है कंट्रीब्यूट करता है। हम जब घर से निकलते हैं, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा एमएसएमई बसता है, रात को सपने भी मैं ज्यादा एमएसएमई के देखता हूँ तो मैं जब घर से निकलता हूँ, मुझे लगता है कि जितने ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, दुकान हैं, मतलब अगर जितनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, जॉब वर्क जो कर रहे हैं, हर कोई एमएसएमई है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, जो आपने बताया था अपने इनिशियल कमेंट्स में, आपने कहा था कि 6.25 करोड़ ये एमएसएमईज हैं, 11 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं, 30% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लगभग 29% है, मैन्युफैक्चरिंग में कम है, 8-9% है, और सर्विस सेक्टर में लगभग 20% के करीब है। जहां 29% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो, एक एम्प्लॉयमेंट, अगर एक छोटी सी भी दुकान कोई खोलता है एक स्मॉल बिजनेस के रूप में, एक चाय की दुकान अगर आदमी खोलेगा तो उसमें भी कम से कम 2 लोगों को एम्प्लॉय करेगा वो जरूर। तो ये इंपॉर्टेंस जो है वो एमएसएमई की, मैं समझता हूं कि किसी भी कंट्री के ग्रोथ में एमएसएमई एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये और ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ एमएसएमई तो एक, मैं समझता हूँ। और इसीलिए देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि भैया 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करेंगे हम इस कोविड के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर आई 13 मई को, सबसे पहला जब उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जो ये अपने अनाउंस किए थे, सबसे पहला अनाउंसमेंट किसके लिए था अमित जी? वो था एमएसएमई के लिए, और 6 अनाउंसमेंट किए वो एमएसएमई के लिए, और सबसे पहला 13 मई को जो अनाउंसमेंट किए उन्होंने वो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। मैं समझता हूँ इसकी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये सेक्टर है एमएसएमई, जो हम सबके अंदर रचा बसा है। क्योंकि आप बताइए, जितने प्रोफेशनल्स हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम तो सब एमएसएमई है। आप इसकी इंपॉर्टेंस इसी से समझ लीजिए कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सारे ये एमएसएमईज हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशन है वो एमएसएमई कैटेगरी में आता है। और खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सभी एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं। तो ज्यादातर सीएस जो हैं आते हैं कैटेगरी में, वो कराते हैं फिर रजिस्टर बतौर एमएसएमई। तो हम तो सलाह दे रहे हैं कि भाई करा लीजिए, अगर नहीं कराते तो तभी तो वो 6 करोड़ वाली 6.25 करोड़ वाली फिगर केवल 1 करोड़ पे अटकी हुई है। करा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष जी, माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत में 5 पिलर्स की बात की थी: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। तो एमएसएमई तो चलिए काम अच्छा करे और उत्पादन करे, सेवाएं दे। आप बतौर कंज्यूमर मैं आपसे पूछूंगा, डिमांड को हम कैसे और बढ़ाएं? सर देखिए, डिमांड के लिए सिंपल एक ही तरीका है कि पहले तो ये कोविड का समय में हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई समस्या कोई ऐसी कोई किसी के क्रिएट करी हुई नहीं है, खासतौर से भारत में तो किसी के क्रिएट करी हुई नहीं है। ये एक अनफोर्सीन चीज है। इसकी जो समस्या है उससे तो हम भाग नहीं सकते, ये समस्या है और ये रहेगी भी अभी। हम डिमांड ऐसे बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, अगर मैं कहूँ कि ये जो चाइना से जो सामान आ रहा था, अब हमें उससे कम्पीट करना है। यानी हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए, मैं समझता हूँ, एक प्लस पॉइंट है। डिमांड तो हमारे यहाँ रहेगी। लेकिन बहुत सारी जो डिमांड मीट आउट हो रही थी वो चाइनीज प्रोडक्ट से हो रही थी, उसको हम बायकॉट करके, मेरा ये मत है, शायद बहुत सारे लोग मुझसे इससे सहमत नहीं है, कि भाई जब वो कहते हैं कि बायकॉट कर दो चाइनीज प्रोडक्ट का, तो मैं कहता हूँ बायकॉट करने से इसका समाधान नहीं होगा। इसका समाधान होगा जब हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे एज फार एज प्राइस एंड क्वालिटी बोथ। तो हमें अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा बनाना है कि क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो, हमारे रेट्स भी कॉम्पिटिटिव हो। यानी जब भी कोई आदमी सामान खरीदने बाजार में जाए तो वो देखे कि भैया ये सामान अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसके रेट्स भी कॉम्पिटिटिव हैं। अगर चलो बहुत 1-8% का या बहुत माइनर सा डिफरेंस है चाइनीज में और उसमें, तो उनको लगता है कि चलो इसकी क्वालिटी शायद अच्छी नहीं होगी तो हम इंडियन प्रोडक्ट खरीद लें। तो हमें जो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा एज फार एज क्वालिटी एंड द प्राइस बोथ। और जो डिमांड है, डिमांड तो देखिए, डिमांड का ऐसा होगा कि कुछ सेक्टर हैं जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा होगी, जो पहले डिमांड थी उससे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब हमें एक नए तरह से सोचना होगा, नए तरह के प्रोडक्ट में अपने आप को अगर कुछ
डाइवर्सिफिकेशन करना है तो वो करना होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होगा और डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ना होगा। जी, समय लगभग समाप्ति की ओर है, सवालों का सिलसिला चलता जा रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा और सवाल नहीं लेंगे, लेकिन आप इतने सवाल पूछ रहे हैं ऑडियंस, इससे एक बात तो तय है कि आपकी रुचि एमएसएमई क्षेत्र में बड़ी है। चलते चलते मुकेश जी और पीयूष जी दोनों आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा, लेकिन कंक्लूडिंग रिमार्क्स पीयूष जी अंत में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल है, मुझे कोई इसमें संशय या कोई भी डाउट नहीं है कि जो एमएसएमई है उनका भविष्य उज्जवल है। 2-3 चीज मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि एक तो हमें एथिकल रहना है, दूसरा हमें जितने, अगर बैंक्स में आपने देखा अधिकतर जो क्वेश्चंस थे वो भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड थे कि भाई पैसा लोन कैसे मिलेगा। तो मैं एमएसएमई जितने भी हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखिए, जो प्रॉफिट है सही तरह से दिखाइए, टर्नओवर सही दिखाइए, जो आपके कंप्लायंसेस हैं उनको शुरू से पूरा करके रखिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में ध्यान दीजिए। मुझे नहीं लगता कोई कारण कि आने वाला समय भारतीयों का नहीं है, और उसके 2-3 रीजन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी जो जनरेशन है वो यंग जनरेशन, यानी मैक्सिमम अगर हम कहें कि जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा है हमारे पास, जो वो यंग जनरेशन है। हमारे यहाँ जो लेबर है वो चीप है, चीप लेबर हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी हमारा जो उसका हम आगे पायदान पे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वार है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे लिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो एक इमोशनल जो अभी जो एक फीलिंग आ गई है हमारे यहाँ पर कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम इंडियन प्रोडक्ट को यूज करें, तो वो भी शायद हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। मैं यही कह सकता हूँ कि राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। जी, बहुत ही खूबसूरत शायराना अंदाज में मुकेश जी ने बताया। पीयूष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ा वीडियो मेरा काम नहीं कर रहा है। हाँ, नो प्रॉब्लम, आपकी आवाज आ रही है और वीडियो ना रखने से आपकी आवाज और अच्छी आएगी क्योंकि सिग्नल थोड़े वीक हैं। तो चलते चलते जिस तरह से आज सवालों की इतनी बौछार हो गई, आपको लगता है कि आम जनता में भी एमएसएमई क्षेत्र को लेकर रुचि बढ़ेगी और यहाँ से कोविड-19 से लड़ने के लिए भी, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने के लिए भी एमएसएमई पर हम और बल दें? बिल्कुल, मैं बहुत श्योर हूँ इस बारे में कि एमएसएमई जो है अब ग्रो करेगा आगे, और हम लोग इसमें मीडियम सेक्टर के लिए भी स्पेशल काम करेंगे जैसा भी पॉसिबल होगा। जी, तो आप दोनों के लिए सवाल तो बहुत आए हैं, लेकिन जो आपने सवाल आंसर किए हैं, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, पीयूष अग्रवाल जी आपका। तो एक सवाल ऑडियंस से पूछता हूँ, ऑडियंस के लिए सवाल है, आपके पास 2 मिनट है आंसर देने के लिए, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र ने एक तारीख घोषणा की है और उस दिन पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई डे मनाता है। 1 मिनट है आपके पास, जरा देखते हैं, आपने तो सवाल बहुत पूछे हैं आज मुकेश जी से भी और पीयूष जी से भी। ऑडियंस आप आंसर करें। और दुर्गादास जी और जवाब आ गया, जवाब आ गया, 27 जून, बिल्कुल सही। राइट आंसर जो है आशु बंसल ने दिया है, गोपाल दास शर्मा जी कह रहे हैं। और इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि 2017 से ये प्रथा शुरू हुई और संयुक्त राष्ट्र अगर एक विशेष तारीख रखता है और विश्व भर उसे बनाता है एमएसएमई डे के रूप में, तो आप समझ सकते हैं कि उससे कितना बल मिलेगा। जब 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, तो आप देखिए 6 सालों में कितनी प्रगति हुई। हर कोई कुछ ना कुछ आसन या योग करता ही है या ध्यान। उम्मीद है इसी तरह से ये जो सवाल आपने पूछे हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ा है कि आप एमएसएमई सेक्टर के प्रति और रुचि दिखाएंगे। सर, तो बस मैं लास्ट में एक बात कह सकता हूं कि जो हमारा स्टडी सर्कल, ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल 98 में स्टार्ट होके आज 22 साल हमारे पूरे हो रहे हैं। मैं समझता हूं आज का सेमिनार बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही यूजफुल।